हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसे मैंने एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका यूज होता रहता है। तो आज पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, और फिर उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेंगे उसको सीखेंगे, क्योंकि नियम पता होगा तभी तो हम जान पाएंगे। तो कुछ चीज़ें आज सीखेंगे प्रतिबिंब में, मतलब कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कुछ आज सीखेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में दोनों टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीखते हैं नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, इसको हम लोग सीखेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो आप जानते हैं गोलीय दर्पण दो होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण। ये चीज़ें मैंने बता रखा है, आप पीछे जाके बैक करके वीडियो देख सकते हैं, पीछे वीडियो मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी वीडियो। तो ये देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है। आप जानते हैं कि दो गोलीय दर्पण होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, पहला होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों में तीन तीन नियम होंगे, तीनों को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, इतने में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहले अवतल दर्पण में हम लोग पहला नियम सीखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण ही बनाएंगे। अवतल दर्पण में सीखना है तो हमको अवतल दर्पण तो बनाना ही पड़ेगा। ये मैंने बना दिया। अवतल दर्पण की परिभाषा होती है कि जिसके उभरे हुए भाग पे कलाई की गई हो और दबे हुए तल से परावर्तन हो। तो ये उभरा हुआ भाग है और ये दबा हुआ, तो हमको उभरे हुए भाग पे कलाई करनी है। हमने इस पर कलाई कर दिया। अब ये बन गया अवतल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण हो उसका परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा उसको ध्रुव कहेंगे। ये चीज़ें मैंने बताया, इसको ध्रुव बोलते हैं। और ये जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, और इनको मिला दे तो बन जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, और यहाँ एकदम बीच में होता है मुख्य फोकस। ये चीज़ें अगर आप नहीं जानते, इनकी परिभाषा आप नहीं जानते, ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ये कैसे कैसे बनाए जाते हैं, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, उसी में सब चीज़ें मैंने बता रखा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारा पहला नियम क्या होने वाला है दर्पण, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में। अवतल दर्पण में हमारा पहला नियम ये होने वाला है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात इसी मुख्य फोकस से होके जाएगी। परावर्तन का पहला नियम हमको, मतलब प्रतिबिंब बनने का जो पहला नियम है ये यही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऊपर से आए, तभी नीचे से भी जा सकती है। अगर नीचे से भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होके जाएगी। ये था पहला नियम। उत्तल दर्पण में बात कर लेते हैं पहले नियम की। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण ऐसे बनता है। उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, दबे हुए तल पे कलाई की गई होती है, ये भी मैंने बता रखा है। इसी का सेम टू सेम उल्टा होता है। इस पर देख रहे होंगे उभरे हुए भाग पे कलाई की गई है और इसके दबे हुए परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव बोल देंगे। इधर वक्रता केंद्र होगा और इनको मिला देंगे तो मुख्य अक्ष बन जाएगा और बीच में होगा फोकस। ठीक है, अब अगर इसमें कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, एक नीचे से भी ले लेते हैं, ऐसे अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आप जानते हैं ये परावर्तित होकर इधर जाएगी और ये परावर्तित होकर इधर जाएगी, लेकिन ये तो मिलेंगी नहीं कहीं। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि ये जहाँ से जा रही है उसको बोलेंगे फोकस। ये हमेशा फोकस से ही होके जाएगी। अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होके जाएगी। ठीक है,
तो अवतल दर्पण में जो पहला नियम था कि अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। उत्तल में क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नियम पे दोनों के। दूसरा नियम क्या है, इसी में दूसरा और तीसरा दोनों देख लेंगे। ठीक है, इसी में दूसरा और तीसरा दोनों नियम देख लेंगे। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, इसलिए बड़ा बना रहे हैं कि दोनों नियम एक में ही आ जाए। ये बन गया अवतल दर्पण, उभरे हुए तल पे मैंने कलई कर दिया, बीच में होगा ध्रुव, इधर होगा वक्रता केंद्र, इनको मिला देंगे तो बन जाएगा मुख्य अक्ष, और बीच में होगा फोकस। ठीक है, दूसरा नियम ये होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जैसे ऐसे वक्रता केंद्र से होकर गई तो दर्पण पर पड़ेगी, ये वक्रता केंद्र से होकर गई तो जैसे दर्पण पे पड़ेगी परावर्तित होकर ये वापस उसी रास्ते पे लौट जाएगी। दूसरा नियम ये था। ये दूसरा नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है और दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात अपने पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, और जो तीसरा नियम होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित हो, जैसे ऐसे फोकस पर से आपतित हो, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे फोकस पर से आपतित हो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये था तीसरा नियम। बात समझ में आई? दोनों मैंने एक ही में बता दिया कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो अपने पुनः उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है, लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, इसमें एक नियम और बना सकते हो, उसका कहीं यूज नहीं होता है इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, बता देता हूँ यहाँ पे। अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पे आपतित होगी, ये अभिलंब का काम करेगा मुख्यतः, तो यहाँ देखेंगे जितने कोण पे आपतित होगी उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी। ये प्रकाश के परावर्तन में आप देखे हैं। तो मुख्य रूप से ये तीन नियम का यूज होता है और मैं ये तीनों बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अवतल में तीनों हो गए, उत्तल में भी देख लेते हैं दोनों तीनों एक साथ। तो उत्तल के लिए देखने के लिए सबसे पहले बनाएंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, ये बना दिया मैंने उत्तल दर्पण, ये बन गया उत्तल दर्पण। इसमें बीच में क्या होगा, ध्रुव होगा, इधर क्या होगा, वक्रता केंद्र, इनको मिलाएंगे तो मुख्य अक्ष, और बीच में होगा फोकस। इतनी चीज़ें तो पता है। तो इसमें देखेंगे अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, ठीक है, पहला समांतर तो सीख लिया। अब देखेंगे कि प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ तो पहुँचेगी तो पार तो निकल नहीं पाएगी, लेकिन अगर हम देखना चाहें डॉटेड में बढ़ा के ये वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है और ये अपना सीधा निकल जाती है जहाँ जाना होता है इसको। ठीक है, दूसरा नियम ये था कि अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात तो वापस लौट जाती है, लेकिन जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि अगर ये जाती तो इसी वक्रता केंद्र से होके जाती। तो सिंपल ये जैसे यहाँ पे था कि ये परावर्तन के पश्चात लग रहा था कि हमको लौट रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन के पश्चात तो लौट तो रहा है, लेकिन हम अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तभी ना वक्रता केंद्र तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे लगेगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है, लेकिन हम जब देखते हैं तो यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, या फिर इसको इस तरह बोल सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने रास्ते पे वापस लौट जाती है। ये था दूसरा नियम। ठीक है, इसका तीसरा नियम आप कर सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, जैसे मैं देखूं, ये देखिए ये आती हुई प्रतीत हो रही है फोकस की ओर, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे लेके जाऊं तो ये फोकस से ही होके जाएगी। ये आप देख रहे हैं ये प्रकाश की किरण लग रहा है कि फोकस की ओर आएगी, लेकिन ये जानते हैं कि इधर कलाई की गई है तो आर पार तो निकल नहीं पाएगी, लेकिन ये लग रहा है कि अगर जाती तो यही फोकस से ही होके जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पहुँचेगी ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरा नियम था कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये थे इसके तीन नियम इसके मैंने बता दिए। 3 नियम इसके, नियम तो और भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो था मैंने उसी को बताया जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो होने वाला इम्पॉर्टेंट। इसका यूज आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे वहाँ पे भी होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिलेंगे।
कह देगा किरण आरेख बनाइए, जैसे सवाल हल करने के बाद लास्ट में बोल देगा कि इससे संबंधित किरण आरेख भी बनाइए। तो वहाँ पे अगर आप ये चीज़ें जानते रहेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानते रहेंगे तो आपको लगेगा बहुत हार्ड है। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे जितने भी आ जाएंगी स्थितियाँ उतना बताएंगे, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारी अगली हेडिंग होने वाली है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हमारी अगली हेडिंग है। ठीक है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें सबसे पहले पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अवतल दर्पण। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो स्थितियाँ बनती है ये हमको याद नहीं रखना है, हम खुद से पता कर सकते हैं कि कैसी कैसी स्थितियाँ बनेंगी। कुछ लड़के क्या करते हैं कि इसमें कुल 6 स्थितियाँ होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो 6 स्थितियों को रटते हैं, फिर जाके फिगर को बनाते हैं, तो वो बहुत कठिन उन लोगों के लिए हो जाता है, और रटे रहेंगे तो भूल भी सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे स्थितियों को हमको पता करना है, हम अपने से कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक अवतल दर्पण को मैं बनाता हूँ। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण ही बनाएंगे। अवतल दर्पण बन गया, इसके उभरे हुए तल पे कलई की रहती है। ठीक है, ये बन गया। यहाँ बीच में ध्रुव होता है, इसको ध्रुव बोलेंगे। इधर वक्रता केंद्र होता है, इनको मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष बनता है, और बीच में होता है एकदम बीचों बीच फोकस। इतनी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब इसी से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्थितियां हमको कैसे पता चलेगी। तो हमको स्थितियों को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वस्तु को पहले सबसे दूर रखना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत दूर यानी अनंत पे रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे, अनंत यानी बहुत दूर, इस पे दिखेगा ही नहीं कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद वस्तु को समीप लाते रहेंगे दर्पण के, और हमारी स्थितियाँ बनती रहेंगी। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग इसमें पहली स्थिति लिखनी चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि वस्तु बहुत दूर अर्थात अनंत पे स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। और इसके बाद क्या स्थिति बनेगी, दूसरी स्थिति। मैं जल्दी जल्दी स्थितियाँ लिखता हूँ फिर फिगर बनाऊँगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति हमारी क्या होगी, मैंने बोला था कि हमको वस्तु को बहुत दूर रखना है, फिर दर्पण के समीप लेके आना है। तो जब हम वस्तु को अनंत से आगे लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र के बाद रखेंगे, अनंत से पहले। अनंत पे थी, अनंत से आगे लिया है तो अनंत से पहले आ गए, और वक्रता केंद्र के बाद। इसका मतलब इसके बाद अनंत से पहले। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। ठीक है, इसमें भी हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये बन गया अवतल दर्पण, यहाँ पे वस्तु स्थित है, नहीं यहाँ पे ध्रुव होता है, वस्तु मेरे मुंह से निकल गया। यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, इनको मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष बनता है, और बीच में होता है फोकस। ठीक है, यहाँ पे वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पे। अब चलते हैं दोनों को फिगर को बनाते हैं, इससे ज़्यादा तो अटेगा नहीं। 6 स्थितियाँ होती है, तो बाकी 4 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं वस्तु अनंत पे स्थित है, और मैंने आपको बताया था कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है यहाँ दर्पण तक पहुँचते। तो हम लोग मान लेते हैं ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, 2 ठो। ठीक है, नीचे से भी 1 ठो ले लेते हैं। और मैं आपसे बताया था कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में, तो इसका मतलब दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरणें कहीं न कहीं मिल रही हैं, तभी प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये क्या होगा, मैं बोला अभी यहाँ पे नियम आपको सिखाया अवतल दर्पण में,
अगर वो कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है। यहाँ भी तो समांतर ही है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये भी समांतर ही है, ये भी परावर्तन के पश्चात फोकस से, और ये भी समांतर ही है, तो ये भी परावर्तन के पश्चात फोकस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इसी पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। अब वो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसका फिगर आप देखेंगे तो बुक में कभी कभी एक अलग टाइप का फिगर रहता है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये देख रहे हैं प्रकाश की किरणें यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। मैं बताया था जहाँ मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पहला तो ये प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। आप जानते हैं परावर्तन के पश्चात अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक ही प्रतिबिंब बनता है। और ये बिंदु के आकार का मतलब वस्तु बहुत दूर स्थित है। आप जानते हैं कि अगर वस्तु बहुत दूर स्थित होती है तो हम देखते हैं तो हमको छोटी दिखाई देती है, तो वो तो इसका प्रतिबिंब बना रहा है अवतल दर्पण, तो ये बिंदु के आकार का मतलब वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्रतिबिंब के आकार में लिख सकते हैं वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, अर्थात बिंदु के आकार का भी लिख सकते हैं। और उल्टा की सीधा, तो आप जान लीजिए कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उल्टा ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा ही होगा। और उल्टा क्यों होगा मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे फिगर में। जो बुक में फिगर रहता है उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो मैं बुक वाला भी फिगर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। इसमें भी वस्तु अनंत पर ही स्थित होने वाली है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। ये बीच में हो गया ध्रुव, इधर हो गया वक्रता केंद्र, इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा मुख्य अक्ष, और बीच में होगा फोकस। अब वस्तु अनंत पर स्थित है, लेकिन हम यहाँ पे वस्तु को दिखा देते हैं कि मान लेंगे अनंत पर स्थित है। तो ये मान लेते हैं कोई वस्तु है ए बी, ठीक है, जो अनंत पे स्थित है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको टेढ़ा रखा है कि हम लोग मानते हैं ये कहाँ पर स्थित है? अनंत पर। यहाँ पे अनंत लिखा हुआ है, तो ये वस्तु अनंत पर स्थित है, ठीक है। तो अब इससे दो तरह की स्थितियाँ बनेंगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहली प्रकाश की किरण यहाँ से जो निकल रही है वो फोकस से होके जा रही है, ठीक है। मान ले रहे हैं जो अनंत पे वस्तु स्थित है उससे चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जा रही है, ठीक है। अगर आप ये लेना नहीं चाहते, चलिए इसको फोकस से नीचे वाला तल को लेके चलेंगे, ऊपर वाले को ध्रुव पे डायरेक्ट आपतित करा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण ऐसे ध्रुव पे आपतित हो गई। इस नियम को मैंने बताया था लेकिन वहाँ पे दिखाया नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको ये नियम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहली प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस पर, फोकस से होके जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। मैं बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर ये प्रकाश की किरण फोकस से होके गई है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव पे आपतित होती है, तो मैंने बताया था कि अगर प्रकाश की किरण इस पॉइंट पे आपतित होगी ऐसे, ठीक है, अगर ये प्रकाश की किरण इस पॉइंट पे आपतित होगी ऐसे, तो जितने कोण से यहाँ पे आपतित होगी उतने ही कोण से इधर परावर्तित भी हो जाएगी। इसका यूज हमने बहुत बार किया है, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं इतने कोण से आपतित हो रही है तो उतने ही कोण से परावर्तित भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये परावर्तित हो गई उतने ही कोण से। आप देख रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। तो हम लोग मुख्य अक्ष से एकदम सीधी लाइन खींचेंगे, एकदम लंबवत लाइन होनी चाहिए, और ये बन गया इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, और ये प्रतिबिंब बनता है फोकस तल पर, ठीक है। बुक में देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये प्रकाश की किरणें यहीं से आपतित कराया हो, तो कहीं से भी आपतित कराएंगे स्थिति सेम मिलेगी, ठीक है। तो इसका भी प्रतिबिंब की प्रकृति अगर चेक करना चाहें तो यही टोटल प्रकृति मिलेगी। पहला वास्तविक, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं। दूसरा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु अनंत पर स्थित है तब भी हमको इतनी बड़ी दिख रही है। बहुत दूर वस्तु स्थित है तब भी इतनी बड़ी दिख रही है, इसका मतलब कि बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर आप अपने छत पर से देखें बहुत दूर बाजार में कोई वस्तु स्थित है तो आपको छोटी दिखती है, अगर पास जाके देखें तो बड़ी दिखती है। तो वही होता है कि ये अगर हमको दिख रही है अनंत पे है
बहुत बड़ी है, ठीक है, तभी दिख रही है। और उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, ये फोकस तल पे बनता है तो बहुत छोटा ही बनेगा, और उल्टा तो आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे है और ये ऐसे नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। हमारी दूसरी स्थिति क्या बनी थी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, ये वक्रता केंद्र और इधर पता है कहाँ अनंत, तो इन दोनों के बीच में अनंत से पहले वक्रता केंद्र के बाद मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है, इसका नाम है ए बी। ज़्यादा दिक्कत यही पहले फिगर में होती है सबको, सब सोचते हैं ये बनाए कि ये बनाए, तो दोनों में से कोई भी बना दो सब सही है। हम क्या करेंगे, अब हमको हमेशा दो ही नियम का ज़्यादातर यूज करना है, पहला और ये दूसरा वाला, ठीक है। पहला हम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरा था वक्रता केंद्र से। मैं बोला था कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य रूप से 2, 3, 4 प्रकाश की किरणों को यूज में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बहुत होगा। पहली प्रकाश की किरण को ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगा। मैंने नियम बता रखा है यहाँ पे, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और वक्रता केंद्र से जाएगी तो पुनः उसी रास्ते पे वापस लौट आएगी। तो अगर प्रकाश की किरण ऐसे वक्रता केंद्र से होके जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस लौट आएगी। अगर ये वक्रता केंद्र से होके गई है तो परावर्तन के पश्चात वापस लौट आएगी। अब देखेंगे ये कहाँ एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ पे कट कर रही है। तो हमको क्या करना है, मुख्य अक्ष से लंबवत एक लाइन खींचना है इस पर, और ये बन गया प्रतिबिंब। ऊपर वाले भाग को ए लिखा है तो यहाँ पे ए डैश दिखा देते हैं, और नीचे वाले को बी लिखा गया है तो इसको बी डैश दिखा देते हैं। अब आप देख के बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बना। तो पहली बात, प्रकाश की किरणें ये एक दूसरे को परावर्तन के पश्चात वास्तव में कट रही हैं, तो वास्तविक बना, वास्तविक। दूसरा, वस्तु से छोटा बना, वस्तु इतनी बड़ी है इससे छोटा ही है, दिख रहा होगा साफ साफ कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। यहाँ पे बहुत छोटा नहीं बोल सकते क्योंकि हम जानते हैं वस्तु कहाँ स्थित है और कितनी बड़ी है, ठीक है। और उल्टा बना, ये सीधा है, ये उल्टा है तो उल्टा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी 2 स्थितियाँ। इसके बाद वाली स्थितियाँ क्या बन सकती हैं, अब यहाँ पे आ गई वस्तु, अब थोड़ा और पहले लेके जाएंगे तो वक्रता केंद्र पे पहुँच जाएगी। तो तीसरी स्थिति होने वाली है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। इससे तनी से और पहले जाएंगे तो इसके बाद, और यफ से पहले, मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित हो। फिर थोड़ा सा और पहले जाएंगे तो फोकस पे पहुंच जाएंगे तो जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, और पहले जाएंगे तो जब फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। 6 स्थितियाँ हो गई, इससे पहले तो जा नहीं सकते, दर्पण में घुस के थोड़ी देखेंगे। तो कुल 6 स्थितियाँ बनेंगी, जहाँ 2 स्थितियाँ मैंने डिस्कस करा दिया। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सभी टॉपिक के साथ। और थोड़ा मैंने सीरियसली पढ़ाया है तो इस पर मत जाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में बड़े मज़े के साथ सीखेंगे, ठीक है। इस समय थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है इसलिए थोड़ा सीरियसली होना पड़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।